अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद सदफ इकराम। आज हम डिस्कस करेंगे पैथोफिजियोलॉजी का यूनिट 3 सेलुलर इंजरी। सबसे पहले पढ़ते हैं इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स। एट द एंड ऑफ दिस प्रेजेंटेशन द पार्टिसिपेंट्स विल बी एबल टू डिफाइन द सेल इंजरी एंड डिस्क्राइब द कॉजेज ऑफ सेल इंजरी, कि सेल इंजरी कैसे होती है और उसके कौन कौन से कॉजेज होते हैं। कॉजेज ऑफ सेल इंजरी में सबसे पहले आ जाता है इंजरी फ्रॉम फिजिकल एजेंट। फिजिकल एजेंट के ज़रिए जो इंजरी होती है उसमें क्या होता है कि फिजिकल एजेंट रेस्पॉन्सिबल फॉर सेल एंड टिश्यू इंजरी इंक्लूड्स। इसमें कौन कौन से एजेंट्स जो है शामिल होते हैं। मैकेनिकल फोर्स से इंजरी हो सकती है, एक्सट्रीम टेम्परेचर की वजह से इंजरी हो सकती है, इलेक्ट्रिकल फोर्सेस की वजह से इंजरी हो सकती है, एनवायरमेंटल एक्सपोजर की वजह से हो सकती है, ऑक्यूपेशनल एंड ट्रांसपोर्टेशन एक्सीडेंट की वजह से हो सकती है, फिजिकल वायलेंस की वजह से हो सकती है एंड असॉल्ट की वजह से हो सकती है। अब सबसे पहले ये देखते हैं कि मैकेनिकल फोर्स किस तरीके से होती है। इंजरी और ट्रामा ड्यू टू मैकेनिकल फोर्सेस एज अ रिजल्ट ऑफ बॉडी इम्पैक्ट विथ अनदर ऑब्जेक्ट। किसी भी इंजरी यानी कि कोई भी इंजरी हो जाना, कोई भी ट्रामा हो जाना मैकेनिकल फोर्स के ज़रिए, तो उससे क्या होता है, मतलब किसी भी अनदर ऑब्जेक्ट के साथ कोई इंजरी या ट्रामा हो जाता है तो उस पर हमारी बॉडी का इम्पैक्ट पड़ता है। द बॉडी और मास कैन बी इन मोशन और सेम एज टाइम हैपेंस बोथ कैन बी मोशन एट द टाइम ऑफ इम्पैक्ट। बॉडी और मास क्या होता है कि सम टाइम इंजरी के बाद वो मोशन में भी हो सकती है और कुछ टाइम हैपेंस भी रह सकती है। तो एट द सेम टाइम ऑफ इम्पैक्ट, जब बॉडी इम्पैक्ट होती है, जब उसका रिजल्ट आता है तो वो बोथ यानी कि दोनों में हो सकती है। दीज टाइप्स ऑफ इंजरीज स्प्लिट एंड टेयर टिश्यूज, फ्रैक्चर बोन्स, इंजर्ड ब्लड वेसल्स एंड डिस्टर्ब द ब्लड फ्लो। ये जो इंजरीज होती हैं ये क्या करती हैं, टिश्यूज़ को स्प्लिट कर देती हैं, अलग कर देती हैं और टेयर कर देती हैं। बोन भी फ्रैक्चर हो सकती है, ब्लड वेसल्स को इंजर्ड कर देती हैं। जब ब्लड वेसल्स इंजर्ड हो जाती हैं तो जो ब्लड फ्लो होता है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है। उसके बाद है एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर, कि टेम्परेचर की वजह से कैसे हो सकता है। एक्सट्रीम ऑफ हीट एंड कोल्ड कॉज डैमेज टू द सेल, इट्स ऑर्गेनल्स एंड इट्स एंजाइम सिंथेसिस। यानी कि ज़्यादातर हीट का बढ़ जाना, कोल्ड का बढ़ जाना, वो भी सेल को डैमेज कर सकता है, उसके ऑर्गेनल्स को डैमेज कर सकता है और एंजाइम की सिंथेसिस भी कर सकता है। बर्न्स एंड हीट स्ट्रोक कॉज द इंजरी by the inducing vesicular injury, accelerating cell metabolism and disturbing the cell membrane। बर्निंग अगर हो जाती है, ये हीट स्ट्रोक की वजह से इंजरी हो सकती है, वेसिकुलर इंजरी हो सकती है, एक्सेलरेटिंग सेल मेटाबॉलिज्म उसमें डिस्ट्रप्शन हो सकती है और सेल मेम्ब्रेन डिस्टर्ब हो सकती है या सेल मेम्ब्रेन डिस्टर्ब हो जाती है हीट स्ट्रोक की वजह से। एक्सपोजर टू द कोल्ड इंक्रीज द ब्लड विस्कोसिटी एंड इंड्यूसेस द वेजोकंस्ट्रिक्शन बाय डायरेक्ट एक्शन ऑन द ब्लड वेसल्स एंड थ्रू रिफ्लेक्स एक्टिविटी ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। जब ज़्यादा कोल्ड इंक्रीज होती है, ज़्यादा कोल्ड का एक्सपोजर होता है तो ब्लड की विस्कोसिटी हो जाती है, और उसकी वजह से वेजो कंस्ट्रिक्शन होती है। डायरेक्ट एक्शन होता है ब्लड वेसल्स में, किसके ज़रिए, रेफ्लेक्स एक्टिविटी के ज़रिए। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में जो रेफ्लेक्स एक्टिविटी होती है उसके ज़रिए ब्लड वेसल्स में डायरेक्ट एक्शन होता है, वेजो कंस्ट्रिक्शन होती है, ब्लड विस्कोसिटी शामिल होती है। डिस्क्रीट ब्लड फ्लो लीड्स टू हाइपोक्सिक सेलुलर इंजरी। ब्लड फ्लो का कम हो जाना हाइपोक्सिक सेलुलर इंजरी भी हो सकती है। फिर इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस पे आ जाते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजरीज कैसे हो सकती हैं। इलेक्ट्रिकल इंजरीज कैन अफेक्ट द बॉडी थ्रू आउट एक्सटेंसिव टिश्यूज इंजरी एंड डिस्ट्रप्शन ऑफ न्यूरल एंड कार्डिक इम्पल्सिस। इलेक्ट्रिकल इंजरीज जो है वो आपकी बॉडी को इफेक्ट कर सकती हैं, किसके ज़रिए, एक्सटेंसिव टिश्यूज इंजरी के ज़रिए और डिसरप्शन हो जाना कार्डिक इम्पल्सिस की या न्यूरल इम्पल्सिस की। जैसे अल्टरनेटिंग करंट जो होता है इज़ यूजुअली मोर डेंजर देन डायरेक्ट करंट। अल्टरनेटिंग करंट जो होता है वो ज़्यादा ख़तरनाक होता है डायरेक्ट करंट से, क्योंकि इट कॉजेज़ द वायलेंट मसल्स कंट्रैक्शन, क्योंकि ये वायलेंट मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। सम टाइम इट कॉजेज़ फ्रैक्चर और डिसलोकेशन, और सम टाइम क्या होता है कि ये फ्रैक्चर भी कॉज करवा सकता है और डिसलोकेशन भी हो सकती है, कोई भी डिसऑर्डर या एबनॉर्मलिटी हो जाना। डीसी easily flow into the body, disrupt the conducting system of heart and brain। यानी कि जो डायरेक्ट करंट है वो फ्लो करता है आपकी बॉडी में और डिस्टर्ब कर देता है जो आपका हार्ट और ब्रेन का जो कंडक्टिंग सिस्टम है उसको डिस्टर्ब कर देता है। रेडिएशन इंजरी क्या होती है। आयोनाइजिंग रेडिएशन अफेक्ट्स द सेल
by causing ionizing of molecules and atoms in the cell by directly hitting the target molecules in the cells or by producing free radicals. आयोनाइजिंग रेडिएशन अफेक्ट करती है सेल को किसके ज़रिए? जब आयोनाइजिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स और एटम्स के ज़रिए। सेल में जब आयोनाइजेशन होती है मॉलिक्यूल्स की, एटम्स की, उसके ज़रिए जो है आयोनाइजिंग रेडिएशन होती है। ये डायरेक्टली हिट करती है आपके टारगेट मॉलिक्यूल्स को जो कि सेल्स में प्रेजेंट होते हैं और फ्री रेडिकल्स को प्रोड्यूस करती है। इट कैन इमीडिएटली किल द सेल्स, इंटरप्ट सेल्स रेप्लिकेशन और कोज वैरायटी ऑफ जेनेटिक म्यूटेशन। ये इमीडिएटली तौर पे सेल को किल कर देती है, सेल को इंटरप्ट कर देती है, रेप्लिकेट कर देती है। Most radiation injury is caused by localized radiation that is used in treatment of cancer. ज़्यादातर जो रेडिएशन इंजरी होती है वो लोकलाइज्ड रेडिएशन की वजह से होती है जो कि कैंसर का ट्रीटमेंट के लिए यूज़ की जाती है। फ्री रेडिकल डैमेज कैसे होता है? ये नॉर्मल ऑक्सीजन एटम है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लॉस क्रिएट यानी कि यहाँ पर फ्री रेडिकल्स प्रेजेंट हैं। फिर क्या होता है कि फ्री रेडिकल सेट ऑफ चेन रिएक्शन बन जाती है। सबसे पहले होता है इरोजन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन की इरोजन होती है। फिर डैमेज टू द न्यूक्लियर डीएनए का जो न्यूक्लियर होता है, न्यूक्लियर में जो मतलब कि डीएनए प्रेजेंट होता है वो डैमेज हो जाता है। डैमेज टू माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, फिर जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है वो डैमेज हो जाता है। यानी कि जो फ्री रेडिकल्स होते हैं उसमें आयोनाइजेशन, फ्री रेडिकल किस तरीके से डैमेज होते हैं? सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन की इरोजन होना, डैमेज टू द न्यूक्लियर डीएनए न्यूक्लियर का डैमेज हो जाना और माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का डैमेज हो जाना। इसका नतीजा क्या आता है? डिक्रीज प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन की सिंथेसिस का कम हो जाना। इम्पेयर्ड सेलुलर फिजियोलॉजिकल परफॉर्मेंस, जो सेल अपनी एक फिजियोलॉजिकल परफॉर्मेंस करता है, जो भी काम करता है वो ठीक तरीके से नहीं कर पाता, इम्पेयर्ड हो जाता है। डिक्रीज रेजिस्टेंस टू एनवायरमेंटल स्ट्रेस की वजह से वो डिक्रीज भी हो जाता है। जब एक सेल पे प्रेशर पड़ता रहेगा तो वो एनवायरमेंटल स्ट्रेस की वजह से रेजिस्टेंस हो जाता है। इम्प्लीकेटेड डिजीज स्टेट्स, वो डिजीज़ इम्प्लीकेटेड हो सकती हैं फ्री रेडिकल्स की वजह से। आर्थराइटिस हो गया, एजिंग, कैंसर, हार्ट अटैक, एथेरोस्क्लेरोसिस, ट्रामा, हाइपरऑक्सिया, स्ट्रोक, कंट्राग्रेनोजेनेसिस, रेटिनल डैमेज, लिवर इंजरी, सेक्सुअल डिसफंक्शन, पेरियोडोंटिtis, वेसोपस्म, ड्रामाटाइटिस, एस्थमा। तो ये वो डिजीज़ स्टेट्स हैं जो कि फ्री रेडिकल्स की वजह से इम्प्लीकेटेड हो सकती हैं। फिर आ जाते हैं अल्ट्रावायलेट रेडिएशन पर। यूवी, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन क्या होता है? अल्ट्रावायलेट रेडिएशन कॉजेज सनबर्न एंड इंक्रीज द रिस्क ऑफ स्किन कैंसर। ये सनबर्न की वजह से होता है और इसमें चांसेस होते हैं, बल्कि रिस्क होता है कि स्किन कैंसर का बढ़ जाना। स्किन डैमेज इंड्यूस्ड बाय डैमेज द मेलानिन प्रोसेस इन द स्किन। मेलानिन स्किन से प्रोड्यूस होता है तो वो भी डैमेज हो सकता है। जब स्किन डैमेज होगी तो मेलानिन डैमेज होगा जिसकी वजह से कैंसर डेवलप हो सकता है। और ये क्या करता है? अल्ट्रावायलेट डैमेज द डीएनए, ये डायरेक्टली तौर पे डीएनए को डैमेज कर देता है। फिर नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन क्या होता है? नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन इंड्यूसेस इंफ्रारेड लाइट, अल्ट्रासाउंड, माइक्रोवेव्स एंड लेज़र एनर्जी। इसमें क्या होता है कि इसमें नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन होती है, ज़्यादा रेडिएशन नहीं होती है। इसमें इंटरफेयर लाइट होती है, जैसे अल्ट्रासाउंड हो गया, माइक्रोवेव्स हो गई या कोई भी लेज़र एनर्जी, इस तरह की टेस्ट वगैरह हो गए। लेकिन इससे क्या होता है? इट कॉजेज द डर्मल एंड सबकुटेनियस इंजरी। स्किन की लेयर डर्मल और स्किन की थर्ड लेयर सबकुटेनियस इंजरी इसकी वजह से भी हो सकती है। फिर आ जाते हैं केमिकल इंजरी पर। केमिकल एजेंट कैन इंजर द सेल मेम्ब्रेन एंड अदर स्ट्रक्चर। केमिकल एजेंट क्या करता है? सेल मेम्ब्रेन को इंजर्ड करता है और उसके जो अदर स्ट्रक्चर्स होते हैं उसको भी इंजर्ड करता है। ब्लॉक द इंजाइमेटिक पाथवे, कोगुलेट द सेल प्रोटीन। इंजाइमेटिक का जो पाथवे होता है, इंजाइम के जो पाथवे होते हैं जहाँ से इंजाइम आते हैं, इंजाइम सिक्रीट होते हैं, तो वहाँ से क्या होता है कि उसको ब्लॉक कर देता है और प्रोटीन को कोगुलेट कर लेता है। केमिकल एजेंट डेट कोज इंजरी इज कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन टेट्राऑक्साइड, लीड इंसेक्टिसाइड्स एक्सेट्रा। केमिकल एजेंट की वजह से क्या होता है, यानी कि इंजरी जिसकी वजह से होती है तो कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से, कार्बन टेट्राऑक्साइड की वजह से, लीड इंसेक्टिसाइड्स की वजह से। कार्बन मोनोऑक्साइड में क्या होता है कि सेलुलर डिसफंक्शन हो जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड में, यानी कि पॉइजनिंग हो जाती है, इन्फ्लेमेशन इंक्रीज हो जाती है, प्लेटलेट्स जो है वो एक्टिवेट हो जाते हैं और लिपिड पी ऑक्सीडेशन की भी इंक्रीजमेंट हो जाती है। फिर कार्बन टेट्राऑक्साइड से कैसे होती है?
जो फ्री रेडिकल्स होते हैं वो क्या प्रोडक्ट करते हैं, वो इंटरेक्ट करते हैं सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर के साथ, जिसके नतीजे में क्या होता है, लिपिड पेरोक्सिडाइज की जनरेटिंग होती है, तो कार्बन टेट्राऑक्साइड की भी इंजरी हो सकती है। फिर इंसेक्टिसाइड से कैसे होती है, इंसेक्टिसाइड आपकी बॉडी पे कैसे इफेक्ट करता है कि आई टेयरिंग हो जाना, कफिंग होना, हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है, ब्रीथिंग डिफ़िकल्टीज़ हो सकती हैं, तो ये भी केमिकल एजेंट की वजह से हो सकती हैं। फिर ड्रग्स की वजह से कैसे हो सकती है, ड्रग्स हैव कैपेबिलिटी टू डायरेक्ट डैमेज दी टिश्यूज़, ड्रग्स में ये कैपेबिलिटी होती है कि वो डायरेक्टली आपके टिश्यूज़ को डैमेज कर सकती हैं। एंटी इनोप्लास्टिक ड्रग्स जो होती हैं, यानी कि जो इम्यून सप्रेसिव होती हैं, इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देती हैं, वो क्या करती हैं, आपके डायरेक्ट जो सेल्स होते हैं उनको इंजर्ट कर देती हैं। फिर एसिटामिनोफेन होती है, ये कॉमनली यूज़ की जाती है एनाल्जेसिक ड्रग से, इसको डिटॉक्सीफाई, यानी कि इसमें क्या होता है कि लिवर को डिटॉक्सीफाइड किया जाता है। लीड टॉक्सिसिटी क्या होती है, लीड इज़ अ पर्टिकुलरली टॉक्सिक मेटल, लीड क्या है, एक पार्टिकुलरली टॉक्सिक मेटल है। स्मॉल अमाउंट्स अक्यूमुलेट टू रीच टॉक्सिक लेवल, स्मॉल अमाउंट जब अक्यूमुलेट हो जाता है तो टॉक्सिक लेवल पर चला जाता है। देयर आर न्यूमरस सोर्स ऑफ लीड्स इन द एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फ्लैकिंग पेंट, लीड वाटर पाइप्स एंड न्यूज़ प्रिंट। ये क्या होते हैं कि ये हैज़र्ड्स होते हैं, जो माइनर्स वेल्डर्स होते हैं वो ज़्यादा हाई रिस्क पर होते हैं कि उनको टॉक्सिसिटी ज़्यादा हो सकती है, मेटल वर्क होता है इसकी वजह से। फिर आ जाते हैं कि इंजरी फ्रॉम बायोलॉजिकल एजेंट, तो बायोलॉजिकल एजेंट की किसकी वजह से हो सकती है, कि बायोलॉजिकल एजेंट में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट, फंजाई, इटीसी। जब ये सेल में इंटर होता है तो मैकेनिज्म को डाइवर्स कर देता है। वायरस इंटर इन द सेल एंड बिकम इनकॉर्पोरेटेड इनटू डीएनए सिंथेटिक मशीनरी, वायरस जब सेल में इंटर होता है तो वो इनकॉर्पोरेट हो जाता है, फिर वो क्या करता है कि डीएनए की जो सिंथेटिक होती है वो करवाता है। बैक्टीरिया रिलीज एंडोटॉक्सिन्स एंड एक्सोटॉक्सिन्स, बैक्टीरिया क्या रिलीज करते हैं, एंडोटॉक्सिन यानी कि सेल के अंदर भी टॉक्सिन क्रिएट करते हैं, और एक्सोटॉक्सिन सेल के बाहर भी क्रिएट करते हैं। अब इंजरी फ्रॉम न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस की वजह से कैसे हो सकती है, न्यूट्रिशनल एक्सेस एंड न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज प्रीडिस्पोज सेल्स टू इंजरी, यानी कि न्यूट्रिशनल का ज़्यादा हो जाना या उसकी डेफिशिएंसी हो जाना, तो उसकी वजह से भी सेल इंजरी हो सकती है। इंक्रीज लेवल ऑफ सोडियम एंड आयरन कैन डैमेज द सेल, अगर आपकी बॉडी में सोडियम का लेवल ज़्यादा बढ़ गया है तो उसकी वजह से भी सेल की डेथ हो सकती है, या सेल की इंजरी हो सकती है। आयरन का लेवल बढ़ जाना, सोडियम का लेवल बढ़ जाना, तो वो भी सेल को डैमेज कर सकता है। फिर मैकेनिज्म ऑफ सेलुलर इंजरी में आ जाता है हाइपोक्सिया, इन जनरल डिक्रीज O2 रिजल्ट्स इन डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ ATP, AT इज नॉर्मली रिक्वायर्ड बाय सोडियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम टू पंप। इन आमतौर पर क्या होता है कि डिक्रीज हो जाना, एटीपी की प्रोडक्शन जब डिक्रीज़ हो जाती है, 2 ATP की जब डिक्रीज़ हो जाती है, तो एटीपी जो है वो हम नॉर्मली कहाँ से रिक्वायर्ड करते हैं, हमें पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम से हमें रिक्वायर्ड होती है। जब एटीपी की जो प्रोडक्शन होती है वो डिक्रीज़ हो जाती है, कॉज सोडियम टू इंटर द सेल, फिर क्या होता है कि सोडियम जो है वो सेल में इंटर हो जाता है। फिर क्या होता है कि वाटर एंड कॉजिंग सेलुलर एंड ऑर्गेनल स्वेलिंग एंड सेल बर्स्ट, जिसकी वजह से सेल में जब सोडियम इंटर होता है तो साथ साथ वाटर आ जाता है, वाटर इंटर होता है तो कॉजिंग यानी कि सेलुलर और ऑर्गेनल्स जो है वो स्वेल हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि सेल बर्स्ट हो जाता है। तो ये थी आज की हमारी पीपीटी। अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन हो, कोई ऐसी टर्म जो समझ ना आई हो, तो उसका क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।